हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग। मौर्योत्तर काल करेंगे, संगम काल करेंगे और गुप्तोत्तर काल करेंगे। प्लस में लास्ट ये सारा टॉपिक का हम लोग समरी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल किए हैं। दूसरा वीडियो था हम लोग का बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और महाजनपद। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया। बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया। किसका मृत्यु करके? बृहदत्त का मृत्यु करके। ठीक है, काव्य वंश का संस्थापक कौन था? काव्य, काव्य भी पूछ सकता है या कहीं पे काव्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। काव्य या काव्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। ठीक है, सातवाहन आंध्र सातवाहन, सातवाहन पूछ सकता है या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो मियुक, मियुक था। आंध्र सातवाहन का संस्थापक मियुक था। ठीक है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि, पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्रदमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सबसे पहले पहले दिनों में उन्होंने शासन कहाँ पे शुरू करना किया था? ठीक है, तो महाराष्ट्र पे सबसे पहले उन्होंने शासन किया, वहाँ से स्टार्ट किया शासन को। ठीक है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कण्विशस, कन्फ्यूशस द्वितीय ने किया था। ठीक है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शक वंश ने। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में अधिक विकसित हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सैनिक का शासन जो है ग्रीक द्वारा लाया गया था। ठीक है, वह जनपद कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बन गया था? तो कनिष्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को अच्छे से एकदम पढ़िए ध्यान से। ठीक है, चूंकि यह NCERT को एकदम पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? तो तमिल और चेरों के साथ हुआ था। ठीक है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया, तो मौर्य के अधीन उन्होंने सबसे पहले अधिकारी के रूप में कार्य किया। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला के गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण वंश के शासक ने कैंसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने का सिक्के चलाए? रेगुलर रूप में सोना का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण वंश के राजाओं ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राजा
राज्य कौन था? तो सातवाहन राज्य जो था दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कब्ब वंश ने शुंग वंश के बाद कब्ब वंश ने भारत पर राज्य किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू हुआ था। ठीक है। एक एक पॉइंट को पढ़िए, उसको नोट कीजिए आप लोग। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लग रहा है लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे हम लोग। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे का सिक्का जारी किया था कुषाण ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। सातवाहनों शासक की राजकीय भाषा प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसको गांधार कला कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। ठीक है। पुरुषपुर किसका नाम है? तो पेशावर का नाम था पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध किस कारण से हुआ? तो गांधार कला के कारण तक्षशिला जो है स्थल जो है प्रसिद्ध हुआ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम सोने का मुद्रा चलाया था। ठीक है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव जो है अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ किया था? तो सातवाहन के शासकों ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? जो पर्दा पर लोग देखता था सबसे प्रथम ने, जब सिनेमा का नहीं था तो लोग पर्दा पर देखता था फिल्म वगैरह। ठीक है। तो यह प्रथा किसने शुरू किया था? तो यूनानियों ने इसका शुरू किया था। ठीक है। भारतीयों के महानतम रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के समय में शक सम्राट का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में है। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्के का अंकन हुआ? तो कनिष्क के। ठीक है। यह सिक्के का किस देवता का अंकन मिलता है? यह सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईसा पूर्व। ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो था किसका समकालीन था? तो कनिष्क के समकालीन था। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ कुषाण के काल में। बाल विवाह जो छोटा में लोग शादी कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं बाल विवाह। अभी हम लोग का नियम है सरकार द्वारा बनाया गया है, लड़का का 21 वर्ष और लड़कियों का 18, कम से कम मिनिमम एज बताया सरकार ने, ये नियम बताया है। तभी जो लोग शादी करने लायक होंगे। ठीक है। लेकिन बाल विवाह प्रथा कब शुरू हुआ था? तो कुषाण के काल में लोग छोटे में शादी का प्रथा था वो शुरू हुआ था। ठीक है।
अभी भी कई लोग छोटे में शादी कर देते हैं। ठीक है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती में सातवाहन की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि क्षेत्र में जस्टियन का महत्वपूर्ण योगदान था। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? उदयपुर जो था संगम युग में किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उदयपुर। ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला कहते हैं। धार्मिक कविताओं का आकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है तमिल भाषा में है। ठीक है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो लोक तोलकाप्पियम। किसका? तोलकाप्पियम। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? लाल चेर के नाम से वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने कंगनी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेनगुट्टवन जो था लालचेर के नाम से प्रसिद्ध था जिसने कंगनी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो लोकाप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। ठीक है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य सगद है? तो स्कंद और कार्तिकेय का। ठीक है। कहने का मतलब है प्राचीन तमिल देवता मुरुगन जो थे किस देवता को मानते थे? तो स्कंद या कार्तिकेय का। ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कौन किसको एक मन्नत के लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा। ठीक है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम को तमिल शब्द का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसको कहते हैं? शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? चेर वंश का शासक केरल वंश पर था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर था। ठीक है। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कारिकल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उदयपुर। कोलाकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तो तोलकाप्पियर ने। ठीक है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरस कहा जाता था। ठीक है। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक जो है चिंतामणि किससे संबंधित है? तो चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? संगम विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश जो थे किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टन के दरबार में 20 ईसा पूर्व में अपना राजदूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलई को तमिल काल का ओडिसी कहा जाता है।
पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकल ने किया। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के मानते थे? तो स्कंद या कार्तिकेय को। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके साथ मानते थे? तो कुषाणों के साथ मानते थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट जो थे। किस गुप्त शासन काल के थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? संस्कृत थी। ठीक है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुन जब भारत में आक्रमण कर रहे थे तो भारत में आक्रमण करने से रोका, वो कौन राजा था गुप्त वंश का? तो स्कंद गुप्त था। ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से अजंता कलाकृति संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। कब प्रसिद्ध हुआ? उत्तर गुप्त युग में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। फाहान कहाँ का निवासी था? तो फाहान जो था चीन का निवासी था। और फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान भारत आया था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है या कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपन कहा गया? तो कहाम स्तंभ लेख में। फाहान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखा, उसके बाद हर्षवर्धन को देखा। ठीक है। धर्मंतरी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो कौन थे? धर्मंतरी थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त काल में जो शासन था किस प्रकार का शासन प्रणाली था? तो राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोकृति मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता के गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19। ठीक है। गुप्त सामंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त सामंत का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त सामंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश ने। आगे बढ़ते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार से जुड़े थे। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद
के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविक्रग्निमित्र नाटक का नाट्य कौन था? तो अग्निमित्र था। ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी थी? किस काल में स्त्री और पुरुष बराबर थे? तो गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में। किस राज्य का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि ग्रहण की था वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों को क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो चंद्रगुप्त काल की। ठीक है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो गुप्त वंश जो था हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ या धारा में। अजंता की गुफाएं जैसा गुफाएं मध्य प्रदेश में, बाघ में या धारा में है। ठीक है। गुप्तकाल ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक गुप्तकाल ने शासन किया। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। यूरोपीय भाषा की अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की। ठीक है। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हुनों से मिहिर कुल का संबंध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उस सिक्कों का नाम रूपक बोलते थे। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। पांडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित की एक पृष्ठ विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट था। ठीक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? युग
युक्त गुप्त को। ठीक है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने कुमार संभवम को लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त युग में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। गुप्त में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किए थे। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट था। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? हेनसांग जो था भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल रहा हेनसांग भारत में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का प्रारंभ किया था। ठीक है। नर्मदा नदी सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती गमन को रोका। किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा वानभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा? वानभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन जो था अपना धार्मिक सभा किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किया था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। जब हेनसांग भारत आया था उस समय सूती कपड़ा का उत्पादन सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा नगर था? मथुरा था। ठीक है। कवि वानभट्ट निवासी था। कहाँ का निवासी था वानभट्ट? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन जो थे नागानंद का रचनाकार थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महानतम धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया था? गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया था? किस राजा ने परास्त किया था? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या था? CU की रचना। किसकी रचना? CU की रचना। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो था बंगाल का राजा था और वह
हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन जो थे संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो वानभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, वानभट्ट द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 1556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हण में हर्ष के जो सूचनाएं हैं कल्हण में निहित है। ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? थानेश्वर के बाद वह कन्नौज ले गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया वो कहाँ था? प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजित किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणीवर्ती अग्रगमन को रोका तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट वर्ष के दक्षिणी भाग पर पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणी भाग से जो लोग आ रहे थे उनको रोका। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रेशम के लिए। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इयिंतू के नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। नालंदा विद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान लोग थे उनका विनाश का कारण। ठीक है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज था। ठीक है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। कहाँ? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज जो थे सबसे पहले भारत का दौरा किए थे। शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र को जो है 15 भाषा भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां। ठीक है। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस जो थे सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। सबसे पहले भगवत गीता संस्कृत में लिखा गया था तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार था। लोग मनोरंजन करने के लिए शिकार करते थे। बताइए तो किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्रवासदत्ता का लेखक कौन है? तो भास है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नुमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों धातुओं का अध्ययन को नुमिस्मैटिक बोलते हैं। और इतिहास का पिता किससे संबंधित है? इतिहास का पिता किसे बोलते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण
पंडित हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किए थे। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो मिलिंद पानहो। ठीक है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो क्रो मैग्रन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का सूचना किस पूरा स्थल खुदाई से प्राप्त हुआ था? तो अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदमन से। कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रन सी लाव सागर का भ्रमण अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था? तो अरिकमेडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रास्य या ताम्रपाषाण युग। ताम्रास्य या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घर फर्श के नीचे किस तरह का रखकर दफनाते थे? तो उत्तर और दक्षिण की ओर रखते थे उसको। ठीक है, और दफना देते थे। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरष्ठी जो है दायां से बायां। ठीक है। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति जो थे मालती माधव के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रकूटों को जाता है। राष्ट्रकूट जो लोग थे उन्होंने ही एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर मंदिर बनाया था, पत्थर को काटकर मंदिर बनाया था। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में है। किसका गुफा? अजंता की और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क मंदिर को या सूर्य मंदिर को, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए सभी लोग, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।